हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम नॉर्मली बात करते हैं किसी भी केमिकल चेंज की मोशन की। अब नाउ एट द प्लेस ऑफ मोशन वी यूज हियर द टर्म स्पीड, वेलोसिटी, या फिर हम इसी को बोल देते हैं रेट, कि कोई काम किस रफ्तार से हो रहा है या कोई केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से, वेलोसिटी से या फिर रेट से चल रही है। ठीक, इसको आप इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बंदा है या फिर कोई एक मशीन है और वो 1 मिनट के अंदर 4 प्रोडक्ट बनाती है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मशीन की जो रेट है वो 4 प्रोडक्ट पर मिनट है, तो ये उसकी रेट हो जाएगी। ऐसे ही किसी केमिकल रिएक्शन में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है तो वो कितनी देर में कितना प्रोडक्ट बनाएगी उसे ही बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स की रेट ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स मतलब मोशन, यानी कितनी रफ्तार से ये रिएक्शन चल रही है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीज़ें और हैं जो हमको रिकॉल करनी पड़ेंगी। जैसा कि जब आप क्लास 11th में थे तो वहाँ पर आप 2 चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th के। एक होता है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम। इन दोनों के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स कम टू द थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो ये चैप्टर क्लास 11th में 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट जिसको हम जनरली बोलते हैं फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स it only talk about the change in the physical states of anything, और इसी को हम नाम से पढ़ते थे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसमें हम बात करते हैं जनरली उन फैक्टर्स की कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो यस और नो वाला केस जो हमको मिलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमको मिलता था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से। नेचर में बहुत सारी प्रोसेस जो लगातार होती रहती हैं। अब कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जो नहीं होती, तो उनको किस फैक्टर के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल और दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। दैट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, तो these both the names were used here। अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके लिए हम जनरली एक वैल्यू को कंसिडर करते थे जिसको बोलते थे हम गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, it is represented by delta G, and these factor always give us information कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो और कोई एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, तो इन सर्टन कंडीशन वी जनरली कैन से कि यार अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, ऑन बाय ऑन या ऑन बाय देमसेल्फ, और ये रिएक्शन जो होती हैं फिजिबल होती हैं। और इफ़ वी ट्राई टू सी इन द रिस्पेक्ट ऑफ डेल्टा जी, तो इनके डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन ज़ीरो, कि इनकी हमेशा ही वैल्यू क्या होगी, लेस देन ज़ीरो होगी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये वैल्यू होगी हमेशा नेगेटिव।
तो अगर किसी की वैल्यू हमको निगेटिव मिल जाती है तो हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस दैट्स मीन इट इज़ फिजिबल, यानी कि ये खुद ब खुद रिएक्शन हो जाएगी। ना मूव टू द नेक्स्ट। कि अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होती हैं जो कि नॉट फिजिबल होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो सकती। अब इस तरह की रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, और हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव। And if the value is positive, that means this reaction will not take place itself. वो दूसरी कंडीशन है कि हम इस रिएक्शन को करा दें किसी ना किसी फैक्टर से। तो थर्मोडायनेमिक्स से मुझको ये पता चलता है सिर्फ और सिर्फ कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस रफ्तार से होगी। इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझको इससे नहीं मिलेगी, या वो कब तक होगी। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आता है उस चैप्टर को हमने नाम दिया था इक्लुबिरियम। इक्लुबिरियम। इन द चैप्टर इक्लुबिरियम वी नॉर्मली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई रिएक्शन कहाँ तक होगी। उसको समझने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं यहाँ पर। हम मानते हैं कि कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है और वो प्रोडक्ट बनाती है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है रिएक्टेंट में। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उस रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है उसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। और हम मानते हैं कि जब भी किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती थी, हमने स्टडी किया था, जो रेट होती है, स्पीड होती है किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, जब वो इक्वल हो जाती है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तब उस कंडीशन को हम बोलते थे कि दिस कंडीशन इज नोन एज इक्लुबिरियम। इस कंडीशन को हम बोलते थे इक्लुबिरियम, कि नाउ दिस रिएक्शन इज एंटर इन इक्लुबिरियम। क्योंकि ना ही अब जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में और जितना प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, उस दोनों की ही रेट क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो ना ही मोर प्रोडक्ट बन पाएगा और ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो पाएगी। इसमें दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ यहाँ पे मस्ट है। ऑलराइट, अब इस चीज़ को समझने के बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें तो हम समझेंगे कि यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन, अगर मैं कोई इंडस्ट्री चलाता हूँ, सपोज़ करो मैं कोई इंडस्ट्री चला रहा हूँ जिसके अंदर मुझको रिएक्टेंट यूज़ करना है और प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। तो इस केमिकल प्रोसेस के अंदर व्हाट आई रियली ऑब्जर्व कि अगर मैं ये इस बात पर ध्यान न दूं कि कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में और फिर वो उसने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, तो तुमको लगता है कि यहाँ पर मुझको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो मुझको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो, जिस कंडीशन में जाकर इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, कि जब रिएक्टेंट सपोज करो कि अगर 40% अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी, ठीक। तो मेरी नज़र में जो यहाँ पर किसी रिएक्शन की जो एक्सटेंट है, टू व्हाट एक्सटेंट दैट विल गो इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, मुझे उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी मुझको मिलती है इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट कि टू व्हाट एक्सटेंट अ केमिकल रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन मुझको कौन देने वाला है, इक्विलिब्रियम देने वाला है। टू व्हाट एक्सटेंट the chemical reaction go into forward direction. Alright, तो किस एक्सटेंट तक, कब तक मेरी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस तरफ चलेगी,
हाई रेट पर चलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर फॉरवर्ड जो रेट है और जो बैकवर्ड रेट है बराबर हो गई तो उस कंडीशन से फिर मुझको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस बात का पता होना ज़रूरी है। फिर हम कुछ फैक्टर चेंज करके इक्वेशन को या फिर अपनी रिएक्शन को बदल सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, दो चीज़ें हमको पता चल गई। हमको थर्मोडायनेमिक्स से इंफॉर्मेशन मिली कि हमारी रिएक्शन फिजिबल है या फिर नॉट फिजिबल है। तो पहले तो मुझको यही पता चल गया कि मेरी रिएक्शन फिजिबल होने वाली है या नहीं फिजिबल होने वाली है। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम मुझको इन्फॉर्मेशन देता है कि देखो भाई ये किस एक्सटेंट तक जाएगी, एक्सटेंट तक जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरा ये काम हो गया। अब मेरी जो तीसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये पता करना है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी या उसकी रेट क्या होगी, वो किस रफ्तार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है मुझको केमिकल काइनेटिक्स। What it gives? The rate of reaction. Now the term must be clear कि हमको ये तीनों चैप्टर एक स्टोरी की तरह हैं, या फिर आप मान सकते हैं कि एक मूवी की तरह हैं, जिसके हर पार्ट को हमें समझना पड़ेगा। पहले पार्ट का काम जब ख़त्म होता है तो दूसरा पार्ट आता है, और दूसरे का काम ख़त्म होता है तो तीसरा पार्ट आता है। ऑलराइट, तो इसके तीसरे पार्ट के अंदर तुम स्टडी करते हो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑल्सो आप स्टडी करते हो, इसके तीसरे पार्ट में है द फैक्टर अफेक्ट्स एंड द थर्ड फैक्टर या पॉइंट जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वो होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कि हाउ ए केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ये माना जाता है कि जो, या फिर ये एक रियल फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि जो डायमंड होता है वो टाइम के साथ कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट में, बिकॉज जो इसका डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, दैट्स मीन निगेटिव होती है। और इफ द वैल्यू इज निगेटिव, if the value is negative, in such condition we can understand here कि being the value is negative that's mean diamond definitely convert होगा ग्रेफाइट में एक टाइम आने पर। लेकिन फिर भी लोग बिलीव करते हैं कि डायमंड्स आर फॉर एवर। लेकिन डायमंड अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स विल कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट। ये सब बातों को मानते हुए अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि इसके डायमंड के ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने की जो रेट है वो इतनी स्लो है कि इसको डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। दैट्स वाई कोई भी जनरेशन या फिर कोई एक सर्टन एज या एक पीरियड तक हम डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होते हुए नहीं देख पाते। ठीक, बट थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। दैट्स मीन इट विल टेक प्लेस बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं द स्पीड और द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच अ रिएक्शन प्रोसीड इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन जिसमें आपको तीनों जो हमने पॉइंट बात की थी उन तीनों पॉइंट को इंक्लूड करना है और उसके बाद इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वी कैन कैटेगराइज इट इन 3 पार्ट्स। पार्ट 1 जिसमें हम बात करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शंस, पार्ट 2 में हम बात करेंगे वेरी स्लो रिएक्शंस, और पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन दोज वर मॉडरेट, मतलब जो ना ही स्लो होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। अगर मैं फास्ट रिएक्शंस की बात करूँ तो वेरी फास्ट रिएक्शन में वो कैटेगरी आती है, जैसे तुमने जनरली केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि जब भी हम किसी आयोनिक मटेरियल को यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, अगर हम उन दोनों सॉल्ट्स को आपस में मिला दें तो एकदम बहुत कम सेकंड्स के अंदर ही जैसे ही वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, बहुत तेज़ी से उनका क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है। तो जनरली ये रिएक्शन नोटिस की जाती हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। और अगर हम इनके टाइम की बात करें तो ये टाइम लेती हैं 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 सेकेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इस टाइम पीरियड में ये रिएक्शंस हो जाती हैं। इसके जनरल एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर सपोज करो आपके पास है AgNO3 और आप इसमें मिक्स कर देते हैं NaCl, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत जल्दी एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का, और आपका NaNO2 जो होगा वो डिज़ोल्व फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। आई एम सॉरी, इट इज़ Na3 AgNO3 silver nitrate and it is your sodium nitrate। इसी तरीके से आपको 10th में ध्यान होगा कि एक रिएक्शन होती थी कि अगर आप रिएक्शन करवाओ BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड की विद H2SO4, then the reaction rapidly take place and it forms BaSO4 जो को होता था एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और साथ में बनता था H2O HCl, here it will be HCl। ऑलराइट। इसी तरीके से अगर हम देखें कोई दूसरी रिएक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में नॉर्मली क्या होता है कि अगर तुम क्या करते हो, किसी एसिड को बेस के साथ मिलाते हो तो आपके पास बहुत तेज़ी से बन के आता है सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास HCl है और हमने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH से, तो हम जानते हैं यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बन के आएगा NaCl और साथ में बनेगा H2O। दीज आर वेरी कॉमन रिएक्शंस, और नॉर्मली इन रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है कि जब आप 10th क्लास में होते हो तो वहाँ पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं और जो एसिड बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, दीज रिएक्शंस आर पार्ट ऑफ दैट। तो बेसिकली इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है वेरी स्लो। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो कि कुछ डेज या मंथ में कंप्लीट होती हो या कुछ डेज या मंथ तक चलती रहती हो, डेज और मंथ्स तक, तो सच रिएक्शंस आर नोन एज वेरी स्लो रिएक्शंस। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज़ ए टाइप ऑफ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और इसमें ये क्या करता है, आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, और फॉर्मेशन करता है रस्ट का। ऑलराइट, इट इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिसके अंदर आयरन आपका बिहेव करता है एक एनोड की तरह, और जो वाटर होता है या वाटर मॉइस्चर होता है वो बिहेव करता है आपका कैथोड की तरह। तो यहाँ पर ये सिंपल सी रिएक्शंस होती है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखी है।
अब बात करते हैं मॉडरेट, ऐसी प्रोसेस जो कि मॉडरेट होगी। तो मॉडरेट प्रोसेस में वो कैटेगरी आती है जिसके अंदर ना ही इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ना ही इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। दीज वर कंसिडर्ड एज ए मॉडरेट प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं द प्रोसेस सच एज हाइड्रोलाइसिस। जैसे सपोज करो आपके पास एथाइल एसीटेट है, एथाइल एसीटेट, इट इज़ कॉल्ड एथाइल एसीटेट। ये एसीटेट ग्रुप रहता है और ये एथाइल ग्रुप रहता है। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बन के आते हैं। एक होता है एसिटिक एसिड और दूसरा होता है एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, जिसको बोलते हैं एथेनॉल। दूसरी चीज़, अगर मैं ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ सुक्रोज का, ये रहा मेरे पास सुक्रोज, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो ये भी ऑन हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में मुझको देता है ग्लूकोज और दूसरा प्रोडक्ट होता है फ्रुक्टोज। सिमिलरली द रिएक्शन लाइक वी कैन टेक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अगर हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की, जिसमें आप माने अमोनियम नाइट्राइट की बात करें, तो अमोनियम नाइट्राइट जो होता है जिसको बोलते हैं NH4NO2, अगर मैं इसको हीट करूं, इट इज़ द सिंबल ऑफ हीट, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये मुझको प्रोडक्ट देता है H2O और साथ में बनाता है N2। सिमिलरली अगर डीकम्पोजिशन की बात करें हम H2O2 की, तो ये भी डीकम्पोज होने के बाद देता है वाटर और साथ में बनाता है हाफ O2। तो these all the reactions are comes under the category of moderate, क्योंकि ये कई दिन नहीं लेती और साथ में बहुत कम सेकंड नहीं लेती। इन रिएक्शंस को होने में मिनटों का या फिर आवर्स का टाइम लगता है। दैट्स वाई वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सच रिएक्शंस। अब जनरली बात ये आती है कि कोई भी रिएक्शन के लिए कौन से रीज़न होते हैं कि किसी की स्पीड तेज़ होती है और किसी की स्पीड स्लो होती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब हम बात करते हैं उन रीजंस की कि डिफरेंस क्यों होता है किसी की रेट ऑफ रिएक्शंस में, तो हम डिफरेंस की अगर बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ न्यू अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और इन नए बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए और या फिर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो वेन एवर यू ब्रेक अ बॉन्ड, देन उसके लिए आपको कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी और जब नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो उससे एनर्जी निकलेगी। उसे ही बोलते हैं हम, जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि अगर मुझको किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो मुझे को क्या करना पड़ेगा, उसको इनफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि वो उस स्टेट में पहुँचे जिस स्टेट के बाद वो रिएक्टेंट में आसानी से जा पाए। और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हम आगे चलकर इनका यूज़ करेंगे ख़ास तौर से। अब इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई नए बॉन्ड टूटेंगे और पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। बट जो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो फास्ट रिएक्शंस के केस में क्या होता है कि जब हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स को जब भी हम वाटर के अंदर डालेंगे, सपोज करें आपके पास आयनिक कंपाउंड है NaCl, आप इसको जैसे वाटर में डालते हैं ये देता है आपको Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ऐसे ही आपके पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट,
इसको आप वाटर में डालेंगे, ये बना लेगा Ag पॉजिटिव और NO3 माइनस। अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव पहले से ही आयंस की फॉर्म में अवेलेबल हैं, दैट्स वाई ये बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और फॉर्मेशन कर लेंगे AgCl का। दैट्स द रीज़न। तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है बिकॉज दे इट सेल्फ रिमेन्स इन द डिसोसिएटेड स्टेट, दैट्स वाई इनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये आसानी से सेकेंडों के से भी कम टाइम में अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी मेजरमेंट है और डिपेंडेंस ऑफ वेरियस फैक्टर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इफ़ आई से द रेट ऑफ रिएक्शन, तो तुम एक चीज़ से जानते होगे कि सपोज करो कोई व्हीकल है और ये मेरे पास पॉइंट है ए और ये है मेरे पास पॉइंट बी इन सच अ वे। अगर मुझे इस व्हीकल को इस पॉइंट से ए पॉइंट से, जब ये ए पॉइंट पर खड़ा है, बी पॉइंट पर लेकर जाना है और मुझको इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी हो, तो मैं हमेशा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मुझको बताएगा कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कितना यूनिट टाइम लगता है या किसी एक यूनिट में कितनी पार्टिकुलर डिस्टेंस को मैं कवर कर सकता हूँ। यूनिट हम मान सकते हैं 1 मिनट या 1 घंटा या 1 सेकंड। तो ये ऑल ओवर 1 मिनट में मैं कितनी दूरी चलता हूँ ये मुझको मिल जाएगा स्पीड से, कि स्पीड मुझको ये बता देगी। या फिर ए से लेकर बी तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लगता है, यानी कि एवरेज स्पीड भी मुझको यहाँ से मिल जाएगी। तो दैट फार्मूला गिव्स मी दिस। ठीक। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसके अंदर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और कोई प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे डिस्टेंस तो होगी नहीं, तो एट द प्लेस ऑफ डिस्टेंस हम यूज़ करते हैं टर्म कॉन्सेंट्रेशन। क्या यूज़ करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। कि भाई रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन हमको कितना प्रोडक्ट बना दे कितनी देर में, या रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी कितने टाइम में, कितने यूनिट टाइम में, वही क्या कहलाएगी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है इसकी तो आप लिख सकते हैं द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम is called rate of reaction. Let's take in some other way. हाइपोथेटिकली हम एक रिएक्शन लेते हैं कि ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। गॉट इट? ऑलराइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर है, इक्वल टू है किसके? डिक्रीज इन द concentration of R upon time taken। अब यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है, कितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक, वो क्या है? चेंज है। किसका चेंज है? रिएक्टेंट का चेंज है। अगर इसी को मैं लिख सकता हूँ दूसरे टर्म्स में कि अगर भाई ये इंक्रीज हो रहा होगा तो ये सब वाला क्या हो रहा होगा, ये डिक्रीज हो रहा होगा तो ये सब वाला क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। या फिर हम सिमिलरली इन सबको लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
आर और पी अपॉन टाइम टेकन। बस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा प्लस माइनस, यानी कि किसी का इंक्रीज़ हो रहा होगा और किसी का डिक्रीज़ हो रहा होगा, उसके लिए हम सिंबल यूज़ कर लेंगे प्लस और माइनस। ऑलराइट, तो हमारा ये 3 तरीके होंगे इसको लिखने के। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू एनसीईआरटी का लेके चलेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करते थे कि सपोज़ करो अगर मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी के टर्म्स में कि एनसीईआरटी ने इसको अलग तरीके से दिया है। वो कहता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आर इक्वल टू माइनस चेंज इन concentration of R upon time taken. Now we try to understand why this minus coming here. तो आप सिंपली इसको ये मान लो कि देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी, तो दैट्स वाई वी यूज़ माइनस। ऑलराइट, अगर हम बात करें दूसरे टर्म्स में कि इसको और क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ आर, यानी कि यहाँ पे जो रेट हो रही है उसमें आर का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको कंजप्शन भी बोल सकते हैं कि कंज्यूम किया जा रहा है, आर माने रिएक्टेंट। दूसरा हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, या फिर हम दूसरा लिख देंगे द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी। किसके बराबर होगा, प्लस। प्लस किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो चेंज है कंसंट्रेशन में वो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन पी की बढ़ेगी। जब रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। दैट्स वाई हम इसको लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दैट हैज़ बीन डन। इस तरीके से हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए भाई प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आप इसकी तरीके से बता दोगे। रेट ऑफ कंजप्शन क्या है, तो आप इस तरीके से बात बता दोगे। तो कुल मिलाकर आपके पास कोई ना कोई एक सटीक आंसर होगा। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिर से वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं रिएक्शन का। हमने यहाँ पर लिया आर, रिएक्टेंट फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का। सपोज़ करो मेरा टाइम था T1 और T1 पर मैंने माना कि इसकी R की कंसंट्रेशन है R1 और P की कंसंट्रेशन है P1। ऐसी मैं आया T2 पर, तो यहाँ पर R की कंसंट्रेशन होगी R2 और P की कंसंट्रेशन हो गई है बढ़कर P2। अगर मैं चेंज की बात करूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, तो मुझको पता चलेगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर आएगा किसके, कि मैं ले सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा चेंज के लिए R की कंसंट्रेशन में चेंज। ठीक इसी को दिखा रहे हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू मुझको माइनस करना है R2 से R1, यानी कि फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दूंगा, मुझको मिल जाएगी कंसंट्रेशन किसकी, R की, कि इसमें कितना चेंज हुआ है। ऐसी अगर मैं बोलूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा प्रोडक्ट यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, तो मैं P2 में से अगर माइनस कर दूँ P1 को, तो मुझको यहाँ पर चेंज मिल जाएगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में T2 टाइम पर कितना चेंज आया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें चेंज इन टाइम R1 से R2 पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो हम उसको दिखा सकते हैं डेल्टा फॉर द चेंज एंड टाइम के चेंज के लिए, तो हम माइनस कर देंगे T2 माइनस T1। ठीक है, ये क्या है, माइनस है T2 माइनस T1। इस तरीके से हमारे पास ये बनकर यहाँ पर आ जाता है। ऑलराइट,
तो हम बेसिकली यहाँ पर हमने जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं उनका एक सर्टन मकसद है और उसी को हमें समझना है कि जो भी चेंज हो रहा है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं टाइम के साथ। ऑलराइट, अब सपोज करो मुझको इसी रिएक्शन के लिए एक रेट लिखनी हो, तो मैं लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, देखिए माइनस यूज़ करते हैं बिकॉज क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो हमको पता चल गया यहाँ पे भाई आर की कंसंट्रेशन में ये चेंज है। इसको मैं डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा, फिर मैं नीचे लिखता था, क्या लिखता था मैं, नीचे लिखता था मैं यहाँ पर, ऑलराइट हमको स्लाइड के पास पहुँचना पड़ेगा, नीचे हम लिखते थे इसके टाइम टेकन। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम कितना टाइम ले रहे हैं इसके लिए, तो वो चीज़ हम देखेंगे। टाइम हो गया हमारा, टाइम में कितना चेंज हुआ था, डेल्टा टी। हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको और भी तरीक़ों से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस ब्रैकेट R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। सिमिलरली अगर मैं सेम चीज़ को लिखता हूँ इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स के टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट्स टेक रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैंने लिखा रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट के लिए मैं लगाता था माइनस, ऊपर लिखता था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऐसे ही रहेगा R2 माइनस R1 ब्रैकेट अपॉन T2 माइनस T1। इफ़ आई वॉन्ट टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस, प्लस लिखो या ना लिखो ये डिपेंड करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, यानी कि टाइम में कितना चेंज हुआ था, और यहाँ पर आएगा प्लस, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, और P2 माइनस P1 ब्रैकेट 1, और यहाँ पर आ जाएगा T2 माइनस T1। और ये हमारे पास एक टोटल रिएक्शन बनके तैयार हो जाती है, जिसको हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप समझिए कि अगर किसी भी रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस रिएक्शन की रेट जो होगी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक। क्योंकि देखिए स्पीड जो है किसी भी रिएक्शन की पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव स्पीड कभी नहीं हो सकती। आप टाइम में पीछे नहीं जा सकते, आप टाइम में आगे ही जा पाएंगे, ठीक। टिल अनटिल अगर हम किसी चीज़ से कंपेयर ना कर रहे हों, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पार्टिकुलर सिर्फ एक रिएक्शन है, तो एक रिएक्शन में हम कंपेयर करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट की रेट और प्रोडक्ट की रेट हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। इसी वजह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो तुम्हारी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट कमिंग आउट टू बी, कि जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक। तो जब तक तुम्हारे पैर नाचते रहेंगे तब तक ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर समझना है कि हाउ इट वर्क्स, अंडरस्टैंड। नाउ वी अप्लाई टू दिस वन ऑफ एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल। हियर इट इज़ एग्जाम्पल कि भाई कोई रिएक्शन है PCl5, ये टूटता है बनाता है PCl3 और साथ में बनाता है Cl2। तो हमको पता है ये रहा प्रोडक्ट और ये दोनों रहे रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट और ये दोनों, ये रहा रिएक्टेंट, ऑलराइट, अंडरस्टैंड। तो डोंट बी कंफ्यूज। तो अगर मैं रिएक्टेंट के लिए लिखूँ, इस पूरे के लिए लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या लिखूँगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद निगेटिव PCl5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस change in concentration of PCl3 delta T plus equal to plus change in concentration of Cl2 and delta T. It becomes equation for rate of reaction.
और ये सब एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, बिकॉज दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। कि भाई अगर कोई रिएक्शन है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट की जितनी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी प्रोडक्ट का उतना ही फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तुमको समझ लेनी चाहिए वो ये होती है कि सपोज़ करो कुछ रिएक्शंस को आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। ओके, नाउ one point that I also want to clear here, that is the rate unit of reaction. Unit of rate of reaction. तो आपने देखा था रेट के लिए फॉर्मूला होता था रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ऊपर आ गया हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन और नीचे आ गया टाइम। अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन की तो ये होता है, कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होती है वो होती है इक्वल टू मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ समथिंग, तो वो कहलाता है हमारा मोल पर लीटर। और टाइम के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मोल पर लीटर इंटू 1/सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोल -1 और सेकेंड के लिए -1, यानी कि मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हमारी यूनिट बन जाएगी। अगर ये बात चल रही है किसके केस में, किसी लिक्विड सॉल्यूशन के केस में, तो हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन सपोज करो अगर हम बात कर रहे हैं गैसियस की, तो गैसियस के केस में क्या होता है कि जैसे जनरली हम जानते हैं कि PV = nRT होता है, ये हमारी आइडियल इक्वेशन है। तो अगर मैं P को इधर छोड़ूं और N/B/RT कर दूं, और ये रिएक्शन हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इस कंडीशन में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N/B के, यानी कि जो टर्म किसको बता रहा है, ये बता रहा है N/B, दैट्स मीन इट इज़ टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, जिस कॉन्सेंट्रेशन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर P का यूज़ कर सकते हैं, कब, जब हमारे रिएक्टेंट अवेलेबल हो गैसेज स्टेट में। अब सपोज करें कि गैसेज स्टेट में हो और गैसेज स्टेट को हम नॉर्मली मेज़र करते हैं एटीएम में, तब जो हमारा फॉर्मूला आएगा रेट के लिए, तो हम ऊपर लिखेंगे चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। तो प्रेशर में चेंज मतलब एटीएम, और नीचे आ जाएगा सेकेंड। तो हमारा जनरली अगर हम देखें तो एटीएम सेकेंड इनवर्स हमारी रेट हो जाएगी, बट इट इज़ व्हेन इट इज़ इन गैसियस फेज। जो भी इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सेकंड पार्ट में आएगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को देखें। और एक छोटा सा क्लू है जो मैं यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक रिएक्शन है N2+3H2 रिएक्शन होगी और बनकर आएगा 2NH3। इस तरह के रिएक्शंस के अंदर हमको स्टोक्योमेट्री नज़र आ रही है, ये कहलाता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगर मैं इसके लिए रेट इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं पहले लिखूँगा रेट इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि टाइम आ गया। इसी तरीके से बराबर का निशान लगाएंगे, फिर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई हो जाएगा डेल्टा टी, फिर आएगा प्लस, और जो प्रोडक्ट है उसका हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी। वोट यू नोटिस कि यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमको लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो इस 1 का तो नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन ये 3 जो है इसको लिखना पड़ेगा 1/3 और जो 2 है उसको लिखना पड़ेगा 1/2। यानी कि जो भी स्टोकियोमेट्री है वो किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। और ये डिवाइड में क्यों जाती है, ये जाती है बिकॉज किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन में चेंज के बारे में। और यहाँ पर इसके कितने दिए, 3 मोल। तो अगर हम इसके 3 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हमको इन्फॉर्मेशन देगा 1 मोलर के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, चेंज इन 1 मोलर कंसंट्रेशन के केस में हम क्या करेंगे, जो भी स्टोकियोमेट्री दी होगी उससे उस नंबर को डिवाइड कर दिया जाएगा। आई एम गोइंग टू अपलोड नेक्स्ट वीडियो जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर देगी, सॉल्व करने में हेल्प करेगी। बाकी हम बात करेंगे इसके बाद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे हैं जिसका मतलब आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बने रहें और जो भी आपका एम है उसे आप एक दिन अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।